हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबमिट बाय सुमित। तो ये मेरा चैनल है, इसमें हम लोग आज से बात करेंगे। और जैसे आपको बताइए, रिजल्ट आ गया है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का। तो DAF भरना है काफ़ी लोगों को, तो काफ़ी लोग नए हैं, उनको नहीं पता कैसे करना है। तो मैं पिछले साल का अपना DAF आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, और गाइड भी करूँगा आपको कैसे भरना है, क्या क्या भरना है उसमें। ठीक है, तो इतना काम इसमें करेंगे। आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे कोई भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अभी देखते हैं हम अपना DAF। तो देखो, ये है मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पिछले साल का। तो ये आप देख लीजिए, इसमें 9 पेजेस हैं टोटल, लेकिन जो 2 पेज हैं लास्ट वाले वो समरी शीट के हैं। तो जो आपने यहाँ भरा है एकदम डिटेल में, तो उसका समरी है नीचे 2 पेजेस में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है समरी शीट। ठीक है, ये समरी शीट है यहाँ। तो अभी हम स्टार्ट से इसको देखते हैं। देखो, ये पहला पेज आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, तो ये रजिस्ट्रेशन ID और ये रोल नंबर वगैरह ये ऊपर वाला आपका लिखा हुआ है इसमें। आपको फिल करना है पहले नेम, और कोशिश करना सारी चीज़ें एकदम करेक्ट हों, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन में है उसके हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि मेरा नाम सुमित। उसके बाद नंबर 2 पे है एड्रेस, कहाँ पुलिस स्टेशन है आपका, गांव का नाम, जो भी अगर आप शहर के हो, पिन कोड वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है। उसके बाद ईमेल ID, फिर दोबारा से परमानेंट एड्रेस वगैरह ये भरना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ, अगर एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो फिर उसमें लिखें, नहीं तो नो कर दें। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कुछ खास, और नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं वैसा ही आपको करना है यहाँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेशनलिटी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, जेंडर फिल कर देना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद और उसके बाद है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, UP MP राजस्थान, जो भी हो आपका साउथ इंडिया में, जैसे तमिलनाडु वगैरह, कुछ भी हो सकता है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद नंबर 8 पे आता है कम्युनिटी। तो मेरी जैसे जनरल थी तो मैंने जनरल लिखा। आप अगर आपकी OBC है, SC है, ST है, वो सब आप फिल करें। उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ये सब आपको लिख देना है। कोई खास चीज़ नहीं है, जैसे फॉर्म भरते हैं सेम वही चीज़ है, लेकिन ये है वो है कि आप अपने कैंडिडेचर के लिए वहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ इसमें से देख के आपका इंटरव्यू होगा, जो कि एक बहुत बड़ा, मतलब 1/4 जो है वेटेज है इंटरव्यू का। तो एकदम ध्यान से भरना है आपको जो भी भरना है। फिर ये अगर OBC क्रीमी लेयर वगैरह, या फिर अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। आते हैं नंबर 9 पे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तभी आप ये फॉर्म भर पा रहे हो। ठीक है, लास्ट ईयर में है या फिर डिग्री है आपके पास तो वो भी यहाँ कर देना उस हिसाब से। सर्टिफिकेट नंबर, जो अगर डिग्री है आपकी उसका, किस डेट को इशू हुई थी, ये सारी चीज़ें। एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी का नाम, मतलब यूनिवर्सिटी का एड्रेस और नाम लिख देंगे तो उससे हो जाएगा। आगे फिर ये 9th का F पार्ट है एक, डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप विदेश में पढ़े हुए हैं तो यहाँ यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। देखो, ये है 9 का F। उसके बाद पेज नंबर 3 of 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। हाई स्कूल से लेकर या मेट्रिकुलेशन से स्टार्ट होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया है उसके बारे में। तो 10th ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड लिख दीजिए, कौन सी थी, CGPA कितना था, कौन से साल में पास किया, सब्जेक्ट्स कौन से थे वो यहाँ मेंशन कर देने हैं, स्कूल का नाम और बोर्ड। सेम 12th के लिए कौन सी डिवीजन थी आपकी, कितने परसेंटेज मार्क्स थे, कौन से साल में पास किया, कौन से सब्जेक्ट्स थे, स्कूल का नाम और बोर्ड। सेम फिर ग्रेजुएशन में क्या किया, सेकंड डिवीजन थी ये, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स कौन से थे, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें कर देनी है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको उस हिसाब से कर देना है। ठीक है, उसके बाद H पार्ट है 9 का, NCC-B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। ऑब्वियसली एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। सिविल सर्विस में अगर हैं, मतलब सिविलियन सर्विस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी सर्विस में अगर आप हैं तो उसको फिल करना है, यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अब ये नंबर 10 जो है पूरे DAF का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, सर्विस प्रेफरेंस। इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई भी बोर्ड हो, है ना, और किसी भी डेट में आपका इंटरव्यू हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा।
तो जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस CISF को दे रखी थी, सेकंड प्रेफरेंस SSB को दे रखी थी, थर्ड प्रेफरेंस BSF को दी थी, चौथी दी थी CRPF, सॉरी हाँ CRPF को, पाँचवीं दी थी ITBP को। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी फोर्सेज आपको पसंद है उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। और आपको जस्टिफाई करना चाहिए, आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आप जस्टिफाई करना चाहिए आपको, कि मैंने इसलिए इसको फर्स्ट दिया, इसलिए इसको फिफ्थ दिया है। तो अगर आप कभी एम्प्लॉयड थे तो यहाँ यस लिख देंगे, पूरी डिटेल्स उसकी कर देंगे। अगर अभी आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जैसे कि मैं सिपाही हूँ अभी पुलिस में, तब भी था, तो उसमें मैंने लिख दिया था इंटीमेशन, जो आपके अगर आप सर्विस में हो और आपने CAPF का एग्ज़ाम दिया है या आपने अपने अथॉरिटी को बताया है कि नहीं, तो ये किस डेट को बताया था वो लिखना था इसमें। उसके बाद ये है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर ये फिल करना है स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में जैसे मैं था, तो उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है। तो जैसे कि मैं टीचर था 2 मैथ में देहरादून में, और फिर यूपी पुलिस में था मैं, तो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी थी यहाँ पे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर वो सारी चीज़ें, ठीक है, यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर वही आपसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पर, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो, नहीं हुए तो नो कर देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था, सिटी टाउन कौन सा था, ये सारी चीज़ें जो आपको पता ही है, इसमें मेरे बताने का कुछ नहीं है, सबका अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि UPSC के आपने कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे नंबर 13, 12 तक हो गया है। कोई डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं जो UPSC ने कंडक्ट कराए हैं, तो पहले तो ये इसको यस फिल करना है इसमें, क्योंकि ये पूछा है ना कि आपने दिया है या नहीं UPSC के अंडर कोई एग्ज़ाम, तो पहले यस करेंगे, उसके बाद ये डिटेल्स आप फिल कर देंगे। अगर आपको रोल नंबर याद है तो रोल नंबर फिल कर देंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं याद तो ज़ीरो कर देंगे, जैसे यहाँ मैंने कर रखा है, ठीक है। ये ज़ीरो कर रखा है, इनका इंडिया का रोल नंबर मुझे याद नहीं था उस हिसाब से, तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं फिर नंबर 14। अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन से या SSC से या किसी ने डिबार किया हो, आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया हो, या सर्विस में ना बैठने दिया हो एग्ज़ाम वगैरह में, तो या फिर सर्विस से निकाल दिया हो, तो भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर सबका नो ही होता है इसमें, ये आप नो कर देंगे। 15 पे आते हैं, तो पापा का नाम लिखना है आपको अपने, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मम्मी की सिटीजनशिप, पापा की सिटीजनशिप, है ना, फादर का प्रोफेशन, माता जी का प्रोफेशन, और ये अगर किसी सर्विस में है तो कब रिटायर हुए, या सर्विस में है तो कब से हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ फादर मदर, स्टेट आपका कौन सा है जो पापा रहते हैं उसमें, किस ज़िले में पिताजी रहने वाले हैं, मम्मी किस ज़िले की रहने वाली हैं, किस स्टेट की रहने वाली हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद पिताजी का पोस्टल एड्रेस, मम्मी जी का पोस्टल एड्रेस, तो जनरली वही होता है, जो पिताजी का हो वही माता जी का होगा। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर देंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक जो ये EWS जैसा एक क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें, कि वेदर योर फैमिली पजेसेस, क्या आपकी फैमिली के पास ऐसा कुछ है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर, एंड ये जो नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनमें अगर ऐसा है तो आप यस कर देंगे, इसको पढ़ लेना एक बार, नहीं तो नो कर देंगे। हमारे पास नहीं था ऐसा, तो मैंने नो कर दिया था, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब नंबर 16 है, लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती हैं, तो वो आप फिल कर देंगे, कौन से एग्ज़ाम पास किए हैं उन्होंने उन लैंग्वेजेस में आपने, तो वो देख लेंगे आप। उसके बाद ये, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये 17, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से भरेंगे, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में और बहुत ध्यान से जस्टिफाई, और एक एक चीज़ पता होना चाहिए आपने क्या भरा है और क्यों भरा है। तो देखो 17 में सबसे पहले प्राइजेस, मेडल्स और स्कॉलरशिप्स जो आपने जीती हों, जैसे कि मेरा ये है आउटस्टैंडिंग कैडेट मिला था NCC में, क्रिकेट कबड्डी वगैरह गेम्स में बहुत रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा NCC सर्टिफिकेट में मेरा अल्फ़ा ग्रेडिंग था, तो वो भी लिख दिया था मैंने। उसके अलावा टीम्स स्पोर्ट्स NCC ये सब अगर आपने किया है तो वो लिख देंगे, जैसे कि इंटर यूनिवर्सिटी खेला था मैं वॉलीबॉल में, कबड्डी वगैरह भी खेला था जोनल लेवल पे, तो वो लिख देंगे आप। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वही चीज़ें लिखना जो आपने रियल लाइफ में किया है, कुछ भी हवा हवाई मत करना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद पोजीशन और ऑफ लीडरशिप, अगर आपने स्कूल कॉलेज में कोई लीडरशिप की पोजीशन पर रहे हो तो लिखना भाई, नहीं रहे हैं तो बिल्कुल मत लिखना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा।
तो जैसे कि मैं हाउस प्रीफेक्ट रहा था स्कूल में और सीनियर अंडर ऑफिसर रहा था एनसीसी में, तो ये दोनों मैंने लिख दी थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हॉबीज़। हॉबीज़ आपकी क्या हैं? तो मेरी थी प्लेइंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन एंड लिसनिंग म्यूज़िक। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप खाली टाइम में करते हो, वही चीज़ें यहाँ लिखें। फालतू की चीज़ें ना लिखें, नहीं तो आपको फंसा देंगे वो, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू के लिए लिख रहे हैं आप, कोई डेकोरेट करने के लिए नहीं लिख रहे अपने डीएफ को, ठीक है? तो ये 17वां आप एकदम ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इससे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और डेफ जो है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम 60 to 70% हर किसी के इंटरव्यू का इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपको वो जानते नहीं हैं, जो इसमें लिखा हुआ है वही आपके बारे में वो जानते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपसे पूछेंगे, ठीक है? फिर अगला 18th पॉइंट है। 18th पॉइंट है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अप्लाइड फॉर CAPFAC इंक्लूडिंग द करेंट एग्जामिनेशन। तो इसमें आप, जैसे कि मेरा 17 में भी दिया था मैंने, 18 में भी दिया था, 19 में दिया, तो 3 टाइम्स था। यहाँ 3 लिख दिया, फिर कौन से साल में दिया है वो लिख देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर। अच्छा, अगर ये और है इसमें, ये 18 का सी, अगर आपको पहले एक बार अगर आप AC में सेलेक्ट हो चुके हैं तो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, तो इसमें कभी यस नहीं होगा, नो ही होगा ये, ठीक है? ये आप याद रखना। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एज, यानी कि 10th की मार्कशीट जो होती है, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री जो होगी आपकी, या फिर जो भी आपने किया होगा, क्योंकि डिग्री ही चाहिए इसमें, अंडर ग्रेजुएशन वाली। गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए परमिशन वाली जो होती है वो, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट, अगर और कोई सर्टिफिकेट है तो वो कर देंगे अपलोड। अब देखो, ये डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट है लास्ट में, यहाँ आपको अपने साइन करने हैं। तो यही था, इसमें कुछ खास नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से भरेंगे, जिससे कि अगर आपसे कुछ वो पूछ रहे हैं तो वो आप बता पाएँ। ये फिर समरी शीट है जो आपने ऊपर भरा है, वही सब इसमें कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इतना सा था बस। अगर कोई डाउट होता है आपको, है ना, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछ लेंगे, मैं आपकी सारे डाउट्स वो भी क्लियर कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं फिर आपके डाउट्स, और जो भी सजेशंस हों वो आप कमेंट करना, मैं आपका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। तो यही सब था बस इसमें, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी रिलेवेंट स्टफ़ होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज जो हैं वो आप मुझे पूछ लेना, तो मैं उन्हें भी सॉल्व कर दूँगा। तो मेरे चैनल का नाम याद रखना, सबमिट बाय सुमित। थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट सभी को।